वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSC क्रू। इस वीडियो में हम बात करेंगे IG2 रिस्क असेसमेंट के बारे में, जो कि हमारे पास निबोश IGC इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट का सेकंड एग्जाम है। ये एक रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट है जो कि एग्जाम के बाद हमें अबाउट 7 to 10 डेज में कंप्लीट करके हमने सबमिट करना होती है। इसकी टेम्पलेट हमें गूगल से मिल जाएगी। सिंपल हम गूगल करेंगे IG2 रिस्क असेसमेंट टेम्पलेट इन वर्ड फाइल, वहां से आप इसकी टेम्पलेट डाउनलोड कर लेंगे जो कि एक ब्लैंक टेम्पलेट होगी। इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं, तो चारों पार्ट्स को हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। इनको किस तरह से कंप्लीट करना है और किस तरह से हमने इनके लिए डाटा कलेक्ट करना है और इनमें इनपुट करना है। तो हम सबसे पहले पार्ट 1 को डिस्कस करते हैं जो कि बैकग्राउंड है। अब इसमें हमने कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। तो इस पार्ट को कंप्लीट करने के लिए हम कंपनी वेबसाइट से उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, गूगल से उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या किसी भी और इंटरनेट वेबसाइट से हम इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सबसे पहला इसमें हमारे पास है टॉपिक में नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हम कंप्लीट नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे, जिसमें हमें इसके साथ प्राइवेट लिमिटेड अगर पाकिस्तान में है, अगर हमारे पास ये UAE में है या फिर सऊदी अरेबिया में है तो इसके साथ GCC। तो हमने कंप्लीट नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देना है। इसके बाद साइट लोकेशन में हमने कंप्लीट एड्रेस देना है। इसके लिए हम गूगल से हेल्प ले सकते हैं, गूगल मैप से हेल्प ले सकते हैं। सिंपली हम उस कंपनी का नाम लिखेंगे और लोकेशन लिखेंगे, सही है। तो वहां से हम डायरेक्टली कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हैं, जिसमें प्रोवेंस का, सिटी का, कंट्री का मेंशन होना लाजमी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ वर्कर्स। तो नंबर ऑफ वर्कर 3 शिफ्ट में जितने भी बंदे काम कर रहे होंगे उनकी क्वांटिटी जो है हमने, ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट क्वांटिटी हो, लेकिन हमने राउंड अबाउट ग्रॉस एक क्वांटिटी देनी है। फॉर एग्जांपल जिस तरह की इंडस्ट्री हो उसके हिसाब से हमने इसमें क्वांटिटी को मेंशन करना है। इसके बाद आ जाता है जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने प्लांट या कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। इसमें जो इंफॉर्मेशन हम इंक्लूड कर सकते हैं वो कुछ इस तरह से है कि प्लांट कब इस्टेब्लिश हुआ, प्लांट वाज इस्टेब्लिश्ड इन, कब प्लांट बना या इस्टेब्लिश हुआ। व्हाट आर द मेजर प्रोडक्ट्स, ये हमने लाजमी मेंशन करना है कि उसकी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, और अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो उसकी कौन कौन सी सर्विसेज हैं। उसके बाद प्रोडक्ट क्वांटिटी, वो कितनी क्वांटिटी प्रोडक्ट की बना रहा है। लाइक एक सीमेंट का प्लांट है तो वो एनुअली या सालाना कितनी वो एक प्रोडक्ट जो है वो प्रिपेयर कर रहा है, उसका भी ग्रॉस आइडिया हमें उसकी वेबसाइट से मिल जाता है। अब ब्रांड नेम ऑफ प्रोडक्ट, अगर तो अवेलेबल है कि किस ब्रांड नेम से वो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। एक्रीडेशन विद प्रोफेशनल बॉडीज, जैसा कि ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 या कोई भी और क्वालिटी स्टैंडर्ड से अगर कंपनी एक्रीडेटेड है तो हमने ये एक्रीडेशन स्टैंडर्ड्स के बारे में मेंशन कर देना है। इसके बाद हमने बात करनी है नंबर ऑफ शिफ्ट्स के बारे में कि प्लांट जो है वो कितनी शिफ्ट्स में ऑपरेट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल 3 शिफ्ट्स में अगर ऑपरेट किया जा रहा है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट, तो हमने तीनों का डिटेल में बताना है कि मॉर्निंग शिफ्ट कब स्टार्ट हो रही है, कब एंड हो रही है। इसी तरह से इवनिंग शिफ्ट कब स्टार्ट हो रही है, कब एंड हो रही है, और नाइट शिफ्ट कब स्टार्ट हो रही है और कब एंड हो रही है। इसके बाद एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट एट द टाइम ऑफ विजिट, कौन कौन सी एक्टिविटीज जो थी वो टाइम ऑफ विजिट पे जो वो मेंशन की जा रही थी, कब कब कौन कौन सी एक्टिविटीज कैरिड आउट की जा रही थी एट दैट टाइम। तो इसमें लाइक हम कह सकते हैं कि रूटीन मेंटेनेंस चल रही थी, वर्क एट हाइट चल रहा था, हॉट वर्क एक्टिविटीज चल रही थी, मैनुअल हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग चल रही थी, क्रेन लिफ्टिंग चल रही थी। तो जोन सी आगे आपने रिस्क असेसमेंट में एक्टिविटीज ऐड करनी है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एनी अदर इंफॉर्मेशन सच एज अवार्ड और कंट्रीब्यूशन फॉर सोसाइटी, तो इसमें हम कोई भी कंपनी की अचीवमेंट है जो कि हम मेंशन करना चाहते हैं, जनरल डिस्क्रिप्शन क्योंकि हम दे रहे हैं तो वो हम इसमें मेंशन कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है डिस्क्रिप्शन ऑफ एरिया टू बी इंक्लूडेड इन रिस्क असेसमेंट। अब इसमें हमने कंपनी के वो सारे एरियाज मेंशन करने हैं जो हमने रिस्क असेसमेंट में इंक्लूड किया है। फॉर एग्जांपल हम प्रोडक्शन एरिया में गए हैं, पैकिंग एरिया में गए हैं, पावर हाउस में गए हैं, यूटिलिटी एरिया में गए हैं, बॉयलर सेक्शन में गए हैं। तो जितने सेक्शंस हमने विजिट किए हैं वो सारे सेक्शन हमने इधर मेंशन करने हैं। इसमें हम स्पेसिफिक वर्ड यूज करेंगे, आई असेस्ड दीज सेक्शंस, क्योंकि हम रिस्क असेसमेंट बना रहे हैं तो हम विजिट नहीं कर रहे, हम वहां पे जाके ऑडिट नहीं कर रहे, हम असेस कर रहे हैं। तो वर्ड असेस आपने लाजमी मेंशन करना है इसके साथ। उसके बाद आ जाता है एनी अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। तो इस इंफॉर्मेशन में आपने बताना है कि कौन बंदा वहां पे प्लांट पे हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबल था। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे एक्टिविटीज गोइंग ऑन द प्लांट एंड he was the responsible for health and safety of workers throughout all the shifts। ठीक है, तो इस तरह से करके हम इसको मेंशन कर सकते हैं कि कौन बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं
इसमें आ जाता है डिस्क्राइब इन डिटेल्स ऑफ सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन। तो इसमें हमने डिटेल से बताना है कि हमने इस रिस्क असेसमेंट के लिए डाटा कहां कहां से कलेक्ट किया है। इसमें सबसे पहले हमने वेबसाइट्स को मेंशन करना है और वेबसाइट में स्पेशली ILO, HSE UK, आयोश, ओशा और कोई भी इस तरह से जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं उनका रेफरेंस हमने लाजमी तौर पे देना है। यहाँ पे हम ILO की कन्वेंशंस और रिकमेंडेशंस को यूज कर सकते हैं और उनकी स्पेसिफिक लिंक्स जो हैं वो आपने गूगल से सर्च करके उस पेज के ऊपर जाके टॉप से हमने उसकी लिंक कॉपी करके इसमें डालनी है। आफ्टर दैट हम इसमें मेंशन कर सकते हैं कि हमने निबोश टेक्स्ट बुक से हेल्प ली है। उसके बाद हम कहेंगे कि हमने प्लांट को विजिट किया है और ऑब्जर्वेशंस हमने नोट किए हैं अनसेफ एक्ट्स और अनसेफ कंडीशंस के बारे में। फिर हम कह सकते हैं कि इंटरव्यूइंग ऑफ वर्कर्स, हमने वर्कर्स को इंटरव्यू किया है और उनसे इंफॉर्मेशन लिया है हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में। उसके बाद कन्वर्सेशन विद HSE रिप्रेजेंटेटिव, इसमें हमने ये लाजमी बात करनी है कि हमने HSE सुपरवाइजर से बात की है, HSE मैनेजर से बात की है या फिर HSE इंजीनियर से बात की है। उसके बाद हम मेंशन करेंगे कि कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, हम इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट इंसिडेंट रिपोर्ट्स, नियर मिस रिपोर्ट्स, मेंटेनेंस रिकॉर्ड, इल हेल्थ रिकॉर्ड, सिक एब्सेंटिज्म रिकॉर्ड, स्टाफ टर्नओवर रेट, प्रीवियस रिस्क असेसमेंट्स, वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, कंपनी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपने बताना होता है कि यहाँ पे हमारे पास डाटा कलेक्ट हो गया, हमने रिस्क असेसमेंट को कंप्लीट कर लिया और रिस्क असेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए जो एडिशनल कंट्रोल से उनके लिए हमने कुछ लिंक्स देनी होती हैं, कुछ रेफरेंसेस देने होते हैं और बताना होता है कि हमने इन स्पेसिफिक कंट्रोल्स, फॉर एग्जांपल नॉइज, हॉट वर्क एक्टिविटीज यानी फायर की बात कर लें, नॉइज, फायर, मैनुअल हैंडलिंग, लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट्स के बारे में जो एडिशनल कंट्रोल मेजर्स हैं वो फॉलोइंग लिंक्स से दिए हैं। अब हमने अगेन यहाँ पे ILO, OSHA, HSE UK या आयोश से हमने कुछ लिंक्स मेंशन करनी है यहाँ पे कि जहां से हमने देख के एडिशनल कंट्रोल्स जो हैं उनको मेंशन किया है। यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं पार्ट 2 रिस्क असेसमेंट के ऊपर। तो पार्ट 2 रिस्क असेसमेंट में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन नेम। तो ये ऑर्गेनाइजेशन नेम जो पार्ट 1 में हमने दिया था, सिमिलरली हमने उसको कॉपी पेस्ट इधर कर देना है। अब डेट ऑफ असेसमेंट, डेट ऑफ असेसमेंट आपने जो भी आपका निबोश का एग्जाम होगा जिस डेट को होगा उससे 4-5 दिन पहले या 4-5 दिन बाद की डेट ऑफ असेसमेंट डालनी है। ठीक है जी। अब आ जाता है स्कोप ऑफ असेसमेंट। इसमें जो पार्ट 1 में हमने एरिया विजिटेड के बारे में लिखा था वो सारी चीज इधर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर दोबारा से हम टाइप कर सकते हैं कि हमने प्लांट के कौन कौन से एरियाज जो थे वो विजिट किए हैं या इंस्पेक्ट किए हैं। अब हम चलते हैं रिस्क असेसमेंट फॉर्म की तरफ। ये ब्लैंक फॉर्म है रिस्क असेसमेंट का, इसको हमने कंप्लीट करना है। 10 हैजर्ड्स एटलीस्ट हमने लिखने हैं जो कि 5 डिफरेंट हैजर्ड कैटेगरी से होने चाहिए। इनको लेके हमने कंप्लीट करना है। हैजर्ड को लिखना है, हु माइट बी हार्म एंड हाउ लिखना है, व्हाट यू ऑलरेडी डूइंग, और इसको इस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना है। हम इसको आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हैजर्ड कैटेगरी के बारे में। सो हैजर्ड कैटेगरी को लेके हमने जब भी हैजर्ड लिखना है तो इनको 5 हैजर्ड कैटेगरीज में से लिखना है। ये 5 हैजर्ड कैटेगरी फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स, मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट, जनरल वर्कप्लेस इश्यूज, वर्क इक्विपमेंट्स, फायर, इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से हमने इन हर में से हमने एक एक ट्राई करनी है। ये डिफरेंट IG2 के डिफरेंट चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर में से हमने ट्राई करना है एक एक हैजर्ड जो है इनमें से हम पिक करें। अब हैजर्ड कैटेगरी की बात करते हैं तो आगे हमारे पास 20 कैटेगरीज हैं, इनमें से हमने एटलीस्ट 5 को डील करना है और ट्राई करना है कि रेपिटेशन कम से कम हो। तो हैजर्ड कैटेगरी में नॉइज, वाइब्रेशन, सब्सटेंस अब्यूज, हैजर्डियस सब्सटेंस, कन्फाइंड स्पेस, फायर, electricity, slip and trip, health, welfare and working environment, working at height, work related violence, lone working, radiations, work related upper limb disorders, work equipment, manual handling, work related driving, mental ill health, load handling equipments, movement of people and vehicles। तो इन कैटेगरीज में से हमने 10 डिफरेंट हैजर्ड्स लिखने हैं और हैजर्ड्स का जो नेम है वो हमेशा हमने इन 20 में से ही रखना है। अपनी तरफ से हमने कोई नाम ऐड नहीं करना। जैसे वर्क एट हाइट, तो वर्क एट हाइट का हमने ये नहीं लिखना कि फॉल ऑफ पीपल और फॉल ऑफ इक्विपमेंट, हमने वर्किंग एट हाइट ही लिखना है। उसमें बेशक फॉल ऑफ पीपल हो या फॉल ऑफ वर्कर हो।
तो अब हम एग्जाम्पल से इसको कंप्लीट करते हैं। इसमें हमने एक एग्जाम्पल दी है वर्क इक्विपमेंट एंड मशीनरी, ये हमारे पास हैजर्ड है। अब हम हैजर्ड को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। इसको कंप्लीट हमने डिस्क्राइब इस तरह से करना है, इन रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग एरिया ड्यू टू डैमेज प्रोटेक्टिंग गार्ड्स डेंजरस रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ द कन्वेयर बेल्ट वाज एक्सपोज्ड टू वर्कर। तो इसमें एक शॉर्ट स्टोरी हमने बतानी है कि हैजर्ड एक्चुअली था क्या और वो किस तरह से वर्कर को इफेक्ट कर सकता है। इसके बाद हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ आ जाता है। यहाँ पे हमने सिंपल ये नहीं लिख देना कि ऑल वर्कर्स, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना है। ऑल वर्कर्स, ऑपरेटर्स, क्लीनिंग स्टाफ वर्किंग नियर बाय द कन्वेयर बेल्ट सिस्टम। तो इस तरह से हमने इसमें कैटेगरीज कर देनी है। वर्कर आ जाते हैं, विजिटर आ जाता है, ऑपरेटर आ जाता है, मैकेनिकल सुपरवाइजर आ जाता है। इस तरह से हमने डिफरेंट इसको शफल करना है, थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद हमने कंप्लीट स्टोरी को डिस्क्राइब करना है। फ्रॉम रॉ मटेरियल स्टोरेज एरिया स्टोन लम्प्स वाज बीइंग transferred to different crushing and grinding units with the help of conveyor belt system. At several points on conveyor belt system, guards of high speed rotating gears and shafts of conveyor belt system was damaged and removed, and these rotating parts were exposed to worker. तो इसमें हमने एक पूरी शॉर्ट स्टोरी बतानी है कि एक्चुअली में हैजर्ड था कहाँ पे, था किस चीज की वजह से और उससे क्या हो सकता है। तो अब आगे मैंने उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी लिखे हुए हैं। There is high chances of entanglement of clothes or body parts of the workers, leading to serious injuries such as cuts, wounds, loss of body parts, and even death of worker. तो इसमें ये बताया गया कि किस तरह से वो हैजर्ड इफेक्ट कर सकता है और उसके कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। व्हाट यू आर ऑलरेडी डूइंग, इसका मतलब है कि एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स। तो जब भी आपने एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर देने हैं वो रेलिवेंट टू द टास्क होने चाहिए जो हमने पीछे डिस्क्राइब किया है, रेलिवेंट टू द हैजर्ड होना चाहिए। और यहाँ पे हमने 2 या 3 मैक्सिमम एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स बताने हैं। अगेन हमने फिर फर्दर कंट्रोल मेजर्स की तरफ जाना है और फर्दर कंट्रोल मेजर जो हैं ये रेलिवेंट टू रिस्क होने चाहिए, रेलिवेंट टू हैजर्ड होने चाहिए जो हमने स्टार्ट में डिस्क्राइब किया है। उसके बाद हमने टाइम स्केल मेंशन करना है। ये टाइम स्केल हमारे पास रियलिस्टिक होना चाहिए। लाइक बैरिकेडिंग करनी है, एक एरिया को बैरिकेड करना है या वहां पे वार्निंग साइन लगानी, तो इसके लिए 1 दिन लगेगा। उसके बाद मैंने लिखा है locate all the damaged and removed guards of rotating parts, design and install new fixed adjustable guards to give the protection from the rotating parts. तो अब इसको मैंने कंप्लीट डिस्क्राइब किया कि जितने भी गार्ड थे उनको लोकेट करना है, उसके बाद उनके लिए नए फिक्स या फिर एडजस्टेबल गार्ड्स जो है वो उनको डिजाइन करना है और उनको इंस्टॉल करना। तो डेफिनेटली इसके लिए ज्यादा टाइम चाहिए, तो मैंने इसके लिए टाइम स्केल 1 मंथ का दिया है। इसी तरह आपने ये पोर्शन कंप्लीट करना है और साथ में आपने रियलिस्टिक टाइम फ्रेम जो है वो मेंशन करना है। इसके बाद आ जाता है रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स जॉब टाइटल। अब कौन सा बंदा है जो इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए, उसका जॉब टाइटल क्या है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है। तो इसमें हमने डिफरेंट बंदे के नाम लिख सकते हैं, जैसे HSE ऑफिसर, HSE इंजीनियर, एडमिन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मेंटेनेंस एंड मैकेनिकल मैनेजर, HSE मैनेजर। तो इस तरह से हम सब के नाम लिख सकते हैं और जौन सी जॉब जिस बंदे से रेलिवेंट हो। डेफिनेटली अगर कोई मैकेनिकल का काम है, कोई मेंटेनेंस का काम है, तो वो मैकेनिकल या मेंटेनेंस इंजीनियर करवाएगा या मैकेनिकल और मेंटेनेंस मैनेजर करवाएगा। तो इस तरह से हमने हर बंदे के लिए स्पेसिफिकली उसकी जॉब डेजिग्नेशन के हिसाब से उनको जो भी हमने एडिशनल कंट्रोल मेजर देने हैं उनको मेंशन करना है। इसके बाद सेकंड एग्जांपल है हमारे पास फायर। इन वेस्ट मटेरियल स्टोरेज एरिया अनसेफ हॉट वर्क एक्टिविटी वाज बीइंग कैरीड आउट नियर कंबस्टिबल मटेरियल, सो देयर इज हाई चांसेस ऑफ फायर। तो इट मींस दैट कि हमने सबसे पहले हैजर्ड कैटेगरी में फायर को सिलेक्ट किया। उसके बाद हमने बताया कि फायर किस तरह से हो सकती है, किस तरह वो अनसेफ हॉट वर्क एक्टिविटी कर रहा था। अब इससे कौन कौन सा बंदे जो है वो हार्म हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्रू मेंबर्स हो सकते हैं, वर्कर्स वर्किंग नियर बाय हो सकता है, कोई भी क्लीनिंग स्टाफ हो सकता है, कोई भी विजिटर वहां पे जो आएगा मटेरियल स्टोरेज एरिया में वो उससे हार्म हो सकता है। तो अगेन हमने इसको इसी रिदम में कंप्लीट करना है। उसके बाद हमने इसके एडिशनल कंट्रोल मेजर्स जो थे वो रेलिवेंट टू द फायर हैजर्ड देने हैं। उसके बाद हमने इसके एडिशनल कंट्रोल मेजर व्हाट फर्दर कंट्रोल्स एक्शंस आर रिक्वायर्ड वो भी हमारे पास रेलिवेंट टू द हैजर्ड होने चाहिए। अगेन हम उसका एक रियलिस्टिक टाइम स्केल जो है वो बिल्कुल जिस कंट्रोल मेजर का है उसके सामने लिखेंगे और आफ्टर दैट हम रिस्पॉन्सिबल पर्सन एलोकेट करेंगे उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए। इस तरह हम 10 डिफरेंट हैजर्ड लिखेंगे 5 डिफरेंट हैजर्ड कैटेगरीज में से, और हम ट्राई करेंगे कि अगर फायर का हमने हैजर्ड एक दफा लिख लिया है तो उसको हम रिपीट ना करें। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास पार्ट 3। तो इसमें हमने
मॉरल, जनरल, लीगल, फाइनेंशियल आर्गुमेंट्स देने हैं, 3 एक्शंस प्रायोरिटाइज करने हैं और उनकी हमने डिटेल में डिस्क्रिप्शन देनी है। तो सबसे पहले आ जाता है मॉरल, जनरल, लीगल एंड फाइनेंशियल आर्गुमेंट्स। तो सबसे पहले हमने इसमें मॉरल आर्गुमेंट्स देने हैं और याद रखना है कि इसमें हमने प्रॉपर हेडिंग्स देनी है, मॉरल आर्गुमेंट्स, जनरल लीगल आर्गुमेंट्स एंड फाइनेंशियल आर्गुमेंट्स। मॉरल लीगल आर्गुमेंट में हमने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइडिंग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, ये बताना है कि ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयर की कि वो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, सेफ वर्क प्लेस वर्कर्स को प्रोवाइड करे। उसके बाद ये वर्ड हमने डेफिनेटली मेंशन करना है कि ड्यूटी ऑफ केयर, कि ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी ऑफ केयर है कि वो सेफ्टी ऑफ वर्कर्स को जो है वो मेंटेन करे और उसके बारे में जो भी वो कर सकता है, जो भी कंट्रोल मेजर्स या जो भी वो एक्शन कर सकता है उसको टेक केयर करे, उसको वो एक्शंस को परफॉर्म करे। इसके बाद जो हमारे पास हमने मेंशन करना है कि विक्टिम इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट वो फिजिकली और मेंटली सफर करता है, ना सिर्फ वो विक्टिम उससे सफर करता है बल्कि उसके फैमिली मेंबर, उसके फ्रेंड सर्कल और बाकी जो दोस्त अहबाब हैं वो सब उससे सफर करते हैं। अब उसके बाद आ जाता है, हमने ये भी मेंशन करना है इसमें मॉरल में कि अनसेफ वर्क प्लेस जो है ये फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हमारे पास जो स्ट्रेस है उसको ट्रिगर करती है और जिसकी वजह से वर्कफोर्स जो है वो इनएफिशिएंट हो सकती है, वो प्रॉपरली एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर सकती, उसका मोराल डाउन हो सकता है। सही है जी। उसके बाद जनरल लीगल आर्गुमेंट। जनरल लीगल आर्गुमेंट में हमने लाजमी तौर पे बात करनी है लोकल इंटरनेशनल लॉज की। उसके बाद हमने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की, डिफरेंट स्टैंडर्डाइजेशन जो हमारे पास एक्रीडिटेशन बॉडीज हैं, ILO, OSHA, IOSH, HSE UK, इनको हमने लाजमी स्पेसिफाई करना है और मेंशन करना है। उसके बाद हम मेंशन कर सकते हैं कि प्रोहिबिशन और इंप्रूवमेंट नोटिस मिल सकता है कंपनी को लीगल इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से, हैवी फाइन्स हो सकते हैं इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस और इम्प्रिजनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल हो सकती है इन केस ऑफ मेजर इंसिडेंट और एक्सीडेंट। इसके बाद फाइनेंशियल आर्गुमेंट्स आ जाते हैं। फाइनेंशियल आर्गुमेंट्स में आपके पास जो भी सूटेबल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको आप रिमाइंड कर सकते हैं या रिलेट कर सकती है किसी भी इस कंपनी के साथ, आपने जितने भी वो पॉइंट्स आप लिख सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में आप इस पोर्शन में मेंशन कर देंगे। इसके बाद आ जाता है एक्शन प्रायोरिटाइजेशन। अब इसमें हमें 3 एक्शंस को प्रायोरिटाइज करना है जो हमने ऊपर ऑलरेडी रिस्क असेसमेंट में लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें एक्शन प्रायोरिटाइज किया टू रिड्यूस द डस्ट इन एरिया, इंस्टॉल साइक्लोन सेपरेटर ऑन क्रशर्स एंड पल्वराइजर्स। सिंपली हमने क्या किया, ये हैजर्ड कैटेगरी है हमारे पास, हैजर्डियस सब्सटेंस। ट्राई करना है आपने कि जो आप एक्शन प्रायोरिटाइज करें वो इंजीनियरिंग कंट्रोल मेजर से हो और डिफरेंट हैजर्ड्स कैटेगरी से हो। सही है जी। इसके बारे में स्पेसिफिक लीगल आर्गुमेंट देने हैं। तो स्पेसिफिक लीगल आर्गुमेंट जो हैं ये ट्राई करें आप ILO की कन्वेंशन या रिकमेंडेशन हो या HSE UK की कोई एक हमारे पास स्टैंडर्ड हो या फिर उसके बाद हमारे पास OSHA का कोई स्टैंडर्ड हो। तो मोस्ट जो आप टॉप प्रायोरिटी पे रखें वो ILO की कन्वेंशन या रिकमेंडेशन रखें। उसके बाद आपने करना है कंसीडर द लाइकलीहुड एंड सेवेरिटी। तो इसमें आपने मेंशन करना है कि जो भी हमारे पास हैजर्ड है इससे जो इसके होने के जो चांसेस हैं, लाइकलीहुड है, ये आपने 3 कैटेगरीज लो, मीडियम और हाई में से एक में आपने इसको मेंशन करना है कि लाइकलीहुड लो है, मीडियम है या हाई है। तो डेफिनेटली इसमें हम वो एक्शन लेंगे जिसकी लाइकलीहुड हाई है या फिर मीडियम है। उसके बाद हमने लाजमी तौर पे मेंशन करना है कि सेवेरिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज कितनी है। सेवेरिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज को हम डिफरेंट कैटेगरीज में मेंशन करते हैं। ये हमारे पास माइनर, मेजर और कैटास्ट्रॉफिक में आता है। तो हमने डेफिनेटली जो सेवेरिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज है उसको मेजर या फिर कैटास्ट्रॉफिक की कैटेगरी में जो है वो सिलेक्ट करना है डिपेंडिंग अपॉन द हैजर्ड जो हमने एक्शन जो है, जो हमने हैजर्ड कैटेगरी जो ऊपर हमने मेंशन किया जिसको हमने प्रायोरिटाइज किया है। उसके बाद आज हमारे पास आ जाता है हाउ इफेक्टिव द एक्शन इज लाइकली टू बी कंट्रोलिंग द रिस्क, दिस शुड इंक्लूड। अब इसमें जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं उनको हमने आंसर करना है इंटेंडेड इंपैक्ट ऑन द एक्शन, जो हमने एक्शन को प्रायोरिटाइज किया ये हैजर्ड को किस तरह से कंट्रोल करेगा। उसके बाद जो हमने टाइम स्केल दिया है, टाइम स्केल हमने ऊपर रिस्क असेसमेंट में मेंशन किया होता है कि 2 मंथ्स में हम इस एक्शन को कंप्लीट कर लेंगे, यानी साइक्लोन सेपरेटर्स वगैरह को हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो वो 2 मंथ्स के बारे में हमने बताना है कि 2 मंथ्स में हम जो हमारे पास 2 वीक्स हैं उनको हम यूटिलाइज करेंगे डिजाइनिंग के लिए और रिक्वायरमेंट्स को चेक करने के लिए। 2 वीक्स जो है उसको बजट अप्रूवल के लिए हम यूटिलाइज करेंगे और 1 मंथ जो है वो उसको ऑर्डरिंग द कंपोनेंट्स और उनको इंस्टॉलेशन के लिए हम यूज करेंगे। तो इस तरह से हमने जो भी हमारे पास टाइम स्केल हमने मेंशन किया है उसको जस्टिफाई करना है। उसके बाद आता है
वेदर यू थिंक द एक्शन विल फुली कंट्रोल द रिस्क। तो अब इस सेक्शन में हमने इसका क्वेश्चन का आंसर भी करना है कि आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस कंट्रोल मेजर रिस्क विल बी फुली कंट्रोल्ड। अगर तो पूरा कंट्रोल हो रहा है, और हम ये कह सकते हैं कि रिस्क विल बी रिड्यूस्ड टू एक्सेप्टेबल लेवल। तो इस तरह के हमने कोई भी फ्रेज लाजमी मेंशन करनी है जिससे हमें पता चले कि इसका जो हमारे पास हैजर्ड के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पार्ट 4, रिव्यू, कम्युनिकेट एंड चेक। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि हमने कब इस रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना है और इसके बाद कितने टाइम पीरियड में हमने इसको रिव्यू करना है। तो अकॉर्डिंग टू द कंपनी पॉलिसी हम इसमें मेंशन करेंगे कि ये अकॉर्डिंग टू द कंपनी पॉलिसी है कि रिस्क असेसमेंट को हम एनुअली यानी ईयरली रिव्यू करेंगे, 6 मंथ्स के बाद रिव्यू करेंगे, या क्वार्टरली यानी 3 मंथ्स के बाद रिव्यू करेंगे। तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास रिस्क असेसमेंट डेट ऊपर हमने लिखी थी, जो कि एग्जाम से 4-5 दिन पहले या एग्जाम से 4-5 दिन बाद की है, तो उससे हमने काउंट करना है। अगर हम 1 ईयर लिखते हैं तो हमने उसके अगले साल यानी 1 ईयर आगे ऐड करके उसमें मेंशन कर देना हमने यहाँ पे कि हम इस डेट को इसको रिव्यू करेंगे। उसके बाद हम मेंशन करेंगे कि इसको हम 1 ईयर से पहले भी रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ मेजर इंसिडेंट एक्सीडेंट, इन केस ऑफ मेजर मैनेजमेंट चेंज, मेजर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, या फिर चेंज इन लेजिस्लेशन, और हम मेंशन कर सकते हैं कि रिक्वायर्ड बाय इंश्योरर और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। तो इस तरह से हम करके इसकी जस्टिफिकेशन देंगे कि हम इसको 1 ईयर से पहले भी रिव्यू कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है हाउ रिस्क असेसमेंट फाइंडिंग्स विल बी कम्युनिकेटेड। तो इसमें हम कुछ ऑप्शंस जो हैं उनको लाजमी तौर पे यूज करेंगे कि प्रेजेंटेशन टू कम्युनिकेट द फाइंडिंग इन मीटिंग विद टॉप मैनेजमेंट, कि हम टॉप मैनेजमेंट को एक प्रेजेंटेशन देंगे मीटिंग में। उसके बाद मैथ टूल बॉक्स टॉक करेंगे वर्कर्स के साथ, मेमोज और ईमेल्स के थ्रू हम सेंड करेंगे, पोस्टर या फिर सेफ्टी साइनेजेस साइट पे डिस्प्ले कर देंगे, कंपनी इंटरनल इंटरनेट पोर्टल के ऊपर हम इसको अपलोड कर देंगे, प्लेसिंग फाइंडिंग्स ऑन नोट्स बोर्ड, के हम जो भी हमारे पास इसकी रिस्क असेसमेंट की फाइंडिंग्स होंगी उसको हम डिफरेंट नोट्स बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले कर देंगे ताकि वर्कर्स इनको पढ़ सकें और इनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकें। इसके बाद नेक्स्ट और आखिरी पोर्शन हमारे पास आ जाता है हाउ यू विल फॉलो अप द रिस्क असेसमेंट टू चेक दैट द एक्शंस हैव बीन कैरिड आउट। अब हमने इसमें फॉलो अप करना है, तो इसमें कुछ हम पॉइंट मेंशन करेंगे। विजिट आफ्टर शेड्यूल्ड टाइम इंटरवल, कि हम एक टाइम इंटरवल वीकली हम कंपनी को विजिट करेंगे और जाके वहां पे प्रोग्रेस चेक करेंगे। नोटिंग परफॉर्मेंस ऑफ एवरी ग्रुप, जिस ग्रुप को जो टास्क दिया गया है उसकी परफॉर्मेंस को हम नोट करेंगे कि किस तरह से ये परफॉर्म कर रहे हैं। इंस्ट्रक्टिंग एंड क्लियरिंग एम्बिग्यूटीज इन इम्प्लीमेंटिंग ऑफ एडिशनल कंट्रोल मेजर्स, अगर किसी ग्रुप में कोई भी एम्बिग्यूटी या क्लैरिटी नहीं है उनको कि किस तरह से इस एक्शन को हमने कंप्लीट करना है, तो उसको हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, उनको बताएंगे। टॉकिंग टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑन साइट, जो भी हमारे पास रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, हम इसमें कह सकते हैं कि मैकेनिकल सुपरवाइजर से बात की, मैकेनिकल इंजीनियर से बात की और उससे अपडेट ली कि किस तरह से साइट के ऊपर जो कंट्रोल मेजर हैं, जो सजेस्टेड कंट्रोल मेजर हैं, उनकी इंप्लीमेंटेशन किस तरह से हो रही है। टॉकिंग टू मैनेजर इन केस ऑफ नेग्लिजेंस, अगर कोई ग्रुप नेग्लिजेंस शो कर रहा है तो उसके बारे में एक उसके कंसर्निंग मैनेजर से बात होगी। और कंटिन्यू ट्रैकिंग द परफॉर्मेंस, हमने एंड पे ये फ्रेज मेंशन करनी है, आई विल कीप on tracking the performance until all the control measure that I have suggested as additional controls are implemented on site। तो ये हमारे पास टोटल रिस्क असेसमेंट के बारे में था, जो IG2 हमारे पास रिस्क असेसमेंट है। इसमें जो सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये हमारे पास लाजमी तौर पे रिस्क असेसमेंट में होने चाहिए ताकि कोई भी नॉट मेट ना आए और हम इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकें। ये IG2 रिस्क असेसमेंट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी। आई होप कि आपको इससे कुछ ना कुछ लर्निंग पॉइंट्स लाजमी तौर पे मिले होंगे जो कि आपको आपकी रिस्क असेसमेंट कंप्लीट करने में हेल्प देंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे, जो कि मैं अभी डिस्प्ले कर रहा हूँ, इसके ऊपर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जैसे ही मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं आपको रिस्पॉन्ड बैक करूंगा। थैंक यू वेरी मच।